रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में भी एक मसला बनता जा रहा है। 50% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन एसटी को 20% रिजर्वेशन देने के बाद अब ये लगभग 70% के करीब हो चुकी है। आप हॉरिजॉन्टल भी इसमें जोड़ें तो ये परेशानी और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन कल पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है। इस अहम फैसले में पटना हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि दलाइल के बगैर अगर आप रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाते हैं तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी में जो जातियां आती हैं, जो जातें आती हैं, जो कास्टें आती हैं, अगर आप बिना एक परफेक्ट सर्वे किए हुए आर्जी तौर पर रिजर्वेशन को बढ़ाते हैं तो इसे झेला नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए पटना हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है कि अगर आपकी मजबूरी हो और आपको लग रहा हो कि आपके यहां पर इस तरह की जातें हैं, आपके यहां पर ऐसे लोग हैं, ऐसी कास्ट हैं या इस तरह के सोशल ग्रुप्स हैं जो बहुत पसमानदा हैं और उनकी पसमानदगी को दूर करने के लिए आपको 50% रिजर्वेशन से आगे भी बढ़ना पड़ता है, आप बढ़ सकते हैं। लेकिन यह तब होगा जब आपके पास उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर चारा है और उसके बावजूद आप 50% से आगे बढ़ते हैं तो इसे कबूला नहीं जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस अमेंडमेंट एक्ट 2023 और बिहार रिजर्वेशन इन अमेंडमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसे बिहार के असेंबली ने 9 नवंबर 2023 को पास किया था, उसे असंवैधानिक बताते हुए और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का मुकम्मल तौर पर उल्लंघन बताते हुए इस कानून को रद्द कर दिया है। अब इस कानून को रद्द करने का मतलब यह कि यहां से एक डिबेट भी शुरू हो गया कि जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है और जम्मू कश्मीर में भी जिस रिजर्वेशन को अब लगभग 70% के करीब पहुंचाया गया है, क्या वो रिजर्वेशन का कानून ठीक है? क्या इतनी रिजर्वेशन होनी चाहिए और रिजर्वेशन की बुनियादें क्या होनी चाहिए? अब जैसे इन तमाम अमेंडमेंट्स को एक पीआईएल के जरिए बाज़ाब्ता चैलेंज किया गया था और ये भी उसमें चैलेंज किया गया था और वहां सरकार ने आकर ये कहा था कि हमने कास्ट सर्वे करवाया है और उसकी रिपोर्ट की बिना पर जो 2 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट पब्लिश हुई, उस रिपोर्ट की बिना पर हम लोगों ने यह कानून लाया है। डिवीजन बेंच जिसमें जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार थे, उन्होंने आर्टिकल 15(4), 16(4) भारत के संविधान का उसे एग्जामिन किया और ये बताया कि ये जो आपने कानून के अंदर संशोधन किए, जो अमेंडमेंट्स आपने की हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाली अमेंडमेंट्स हैं। आर्टिकल 15(4) स्टेट को एम्पावर करता है कि वो एससी, एसटी, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको उनके लिए कानूनी प्रावधान कर सकती है, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है। और आर्टिकल 16(4) ये बताता है कि स्टेट जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए पोस्ट रिजर्व कर सकती है जिन्हें सर्विसेज में एडुकेटली रिप्रेजेंट न किया गया हो। ये तमाम चीजें कानून इनकी तरफ डिवीजन बेंच के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और उनके साथ में जस्टिस हरीश खरे, इन दोनों ने तफसीली तौर पर इन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को एग्जामिन करा और देखा कि जो कानून बिहार की हुकूमत लाई है, क्या वो कानून सही है, क्या वो कानून विजडम पर बेस्ड है। तो उसको लेकर उन्होंने ये कहा। उसके बाद कोर्ट ने जब इस एक्ट को खारिज कर दिया या इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया तो उन्होंने इसे क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि सीलिंग है रिजर्वेशंस पर कि आप 50% को एक्सीड नहीं कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो रिजर्वेशन आपने 65% की है वो आपने बैकवर्ड क्लासेस की जितनी आबादी है उसी बिना पर किया हुआ है। और तीसरा आपने ये कहा कि आपको इन डेप्थ स्टडी करानी चाहिए थी कि क्या कितनी कास्टें अदर बैकवर्ड क्लासेस में ऐसी हैं जो वाकई रिजर्वेशन डिजर्व करती हैं। आप यूं नहीं कर सकते कि आप पूरी की पूरी ओबीसी, जितनी भी ओबीसी क्लास है, सारी क्लास की रिजर्वेशन आप जो है बढ़ाएं, या बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको एक इन डेप्थ स्टडी करानी पड़ेगी और जिसमें आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वाकई अदर बैकवर्ड क्लासेस से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं
یا ओबीसी जो भी बिहार में हैं वो इतने पसमानदा हैं कि उनकी रिजर्वेशन 15% और बढ़ाई जानी चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला दिया, एमआर बालाजी का हवाला दिया, उसके अलावा एम नागराज का हवाला दिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राकेश कुमार का हवाला दिया, जिसमें 15% की सीलिंग लगा दी गई कि आप 50% से आप रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बैलेंस होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए कि आप जब मौका लोगों को देते हैं इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने का। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 50% रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तमाम सिटीजन्स को, तमाम शहरियों को हक है कि उनको इम्तिहान में बराबरी से पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। इसी बिना पर जम्मू कश्मीर में कानून था जिस कानून में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के लिए आपने हदें मुकर्रर करके रखी थी कि आपकी जब रिक्रूटमेंट होती थी तो कठुआ के लिए अलग, सांबा के लिए अलग, राजौरी के लिए अलग, पुंछ के लिए अलग। फिर डिविजनल लेवल रिक्रूटमेंट में भी जम्मू डिवीजन की रिक्रूटमेंट अलग और कश्मीर डिवीजन की रिक्रूटमेंट अलग हुआ करती थी। यानी जम्मू डिवीजन का बच्चा कश्मीर में नौकरी नहीं कर सकता था और कश्मीर डिवीजन का बच्चा जम्मू डिवीजन में नौकरी नहीं कर सकता था। उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने कानून लाया और इस सिलसिले को खत्म कर दिया और अब आप जानते हैं कि आप इम्तिहान देते हैं, आप चाहे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इम्तिहान दें या आप इम्तिहान दें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का, गजटेड नॉन गजटेड दोनों पोस्टों के लिए आपको चॉइस जरूर दिया जाता है कि आप किस जिले में नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आपको उसी जिले में तैनात किया जाए। यह जरूरी नहीं कि आप डोडा के रहने वाले हैं तो आपकी सिलेक्शन डोडा में हो सकता है आप डोडा के रहने वाले हो और आपकी सिलेक्शन जो है वो कुपवाड़ा हो जाए, आपकी सिलेक्शन बारामुल्ला में हो जाए। तो वो जो रिक्रूटमेंट्स के ऊपर पाबंदी थी, वो जो हदबंदी लगाई गई थी, उसको खत्म क्यों किया गया? उसके लिए भी यही बात बार बार जम्मू कश्मीर के लॉ डिपार्टमेंट ने कही थी कि आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी का जो मौका है वो आपको बराबर सबको देना है। आप यूं नहीं कर सकते हैं कि डोडा के बच्चे को अगर वो इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट आता है सिर्फ इसलिए उसकी सिलेक्शन नहीं हो सकती क्योंकि वो डोडा का रहने वाला है और जो पोस्ट है वो राजौरी में है या जो पोस्ट है वो पुंछ में है। आप पुंछ की पोस्टों के ऊपर डोडा के बच्चे का भी हक है, आप पुंछ की पोस्ट के ऊपर कुपवाड़ा के बच्चे का हक भी है। इसी तरीके से कश्मीर के किसी भी जिले की नॉन गजटेड पोस्ट हो या गजटेड पोस्ट हो, उस पर अब जम्मू के बच्चों का भी उतना ही हक है जितना हक कश्मीर के बच्चों का है। तो इसको हम कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ लिमिटेड सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर आप 50% को ब्रीच कर सकते हैं। उसमें उन्होंने इंदिरा साहनी की जो जजमेंट आई है उसका हवाला दिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप 50% जो लिमिट है रिजर्वेशंस की, आप इसको उसी वक्त एक्सीड कर सकते हैं, सिर्फ आप उस सब वक्त एक्सीड कर सकते हैं ताकि जो वैकेंसीज खाली रही हैं पिछले सालों में उनको भरने के लिए, जिसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस, यानी कैरी फॉरवर्ड एनी अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ पास्ट, पिछले सालों की अगर वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज को पूर्ण करने के लिए आप 50% के कोटे को एक्सीड कर सकते हैं। अदरवाइज यह भी कहा गया उसके अलावा रिजर्वेशन जो है 50% को एक्सीड तब कर सकती है, उन इलाकों में कर सकती है जो बहुत पसमानदा इलाके हों और जिन इलाकों में जो आबादी है वो आबादी इतनी दूर रहती हो कि उनके लिए पढ़ाई के मौके हों, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के मौके हों, वो बहुत कम हो। तो इन बुनियादों के ऊपर आप ये कर सकते हैं कि जी हम 50% को एक्सीड करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार की हुकूमत ने 50% को एक्सीड करते वक्त कोई वजह नहीं बताई है कि किन बुनियादों के ऊपर ये 50% रिजर्वेशन को एक्सीड कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमने कास्ट सर्वे को भी देखा, कास्ट सर्वे एक अलग पिक्चर पेंट करता है जिसमें एडुकेट रिप्रेजेंटेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जहां तक ताल्लुक है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार जो है ना ही फारफ्लंग है, ना रिमोट एरिया है, ना ही ये नेशनल लाइफ की मेन स्ट्रीम से बाहर है, तो जिस मजबूरी में आपको जो 50% को एक्सीड करना पड़े। तो उन्होंने ये भी कहा, कोर्ट ने ये भी कहा, जैसे जम्मू कश्मीर में भी हुआ है कि जितना आबादी का तनासुब है, आबादी के तनासुब के बिल्कुल ऐन मुताबिक आपने रिजर्वेशन दिया है। उसको लेकर भी कोर्ट ने ये कहा कि आपने रिजर्वेशन को बढ़ाया है
मैकेनिकली। आपने मैकेनिकली कैसे बढ़ाया कि बैकवर्ड क्लास की आबादी कितनी है और उनकी सरकारी मुलाजमतों में रिप्रेजेंटेशन कितनी है, उनके स्कूलों में कॉलेजों में रिप्रेजेंटेशन कितनी है। तो आपने इसी बात को बुनियाद बनाया कि बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो स्टेट में मेजॉरिटी है, और आपने उस बिना पर जितनी उनकी आबादी थी, आबादी के तनासुब के मुताबिक आपने उनको रिजर्वेशन दे दिया। अब इन्होंने ये कहा कि आपके हुकूमत के जहन में ये बात रही है कि बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो आबादी का बड़ा हिस्सा हैं और उनका सरकारी मुलाजमतों में और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आबादी के तनासुब के मुताबिक उनका शेयर जो है उनको पूरा नहीं मिल रहा है। तो उस पर कोर्ट ने यह कहा कि जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं 15(4), 16(4), तो उस समय आपने एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन का जो कानून है उसको ख्याल में रखना है कि यानी कम से कम अगर आबादी 15% है या 20% है तो बिल्कुल 20% उनका हिस्सा सरकारी मुलाजमतों में होगा, ऐसा नहीं है। आपने इतना हिस्सा उनको दे देना है जिससे वो भी सरकारी मुलाजमतों में रिप्रेजेंट हो जाएं। आप प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन नहीं कर सकते कि 20% आबादी है तो 20% सरकारी मुलाजमतें भी मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि ये वाला कानून नहीं चलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां तक बैकवर्ड क्लासेस का ताल्लुक है उस पर कोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट ने हुकूमत की यह बात मानी नहीं। उन्होंने कहा सर्वे रिपोर्ट के बुनियाद पर कि जी बैकवर्ड क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम है इसमें, सरकारी मुलाजमतों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। तो उस पर कोर्ट ने यह कहा कि जब हम रेशो कंपेयर करते हैं बैकवर्ड क्लासेस की गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में और सरकारी मुलाजिम जो टोटल हैं, जब हम उसके साथ उसको कंप्यूट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बैकवर्ड क्लासेस अच्छे खासी तादाद में सरकारी मुलाजमतों में हैं। और ये भी उन्होंने ये कहा, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आपको रिजर्वेशन देने से पहले इन तमाम चीजों को एनालाइज करना चाहिए था और एनालिसिस करके आपको ये देखना चाहिए था कि क्या सरकारी मुलाजमतों में कितने परसेंट अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, कितने परसेंट एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, कितने परसेंट एससी हैं, कितने परसेंट एसटी हैं। जब ये एनालिसिस आप करते, अगर उस एनालिसिस के बाद आपको लगता कि वाकई ज्यादती हुई है तो फिर अगर आप रिजर्वेशन को बढ़ाते तो बात समझ में आती, लेकिन आपने ये कोई एनालिसिस नहीं किया। अब आप जम्मू कश्मीर का मामला देखिए कि जम्मू कश्मीर के मामले में भी 20% रिजर्वेशन जो है एसटी को दिया गया है और एसटी में भी 10% रिजर्वेशन जो है पहाड़ी कबीला को, 10% गुजर बकरवाल कबीला को है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी कहा कि आरबीए की एक कैटेगरी है जो आज तक मुझे समझ नहीं आई कि रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया वो क्या कैटेगरी है। इसमें एक और बात जो बहुत अहम इस जजमेंट में आई है वो ये कहा गया है कि अगर ऑलरेडी सरकारी मुलाजमतों में अदर बैकवर्ड क्लासेस का या बैकवर्ड क्लासेस का हिस्सा अच्छा खासा है तो फिर यह कहना कि आबादी के मुताबिक नहीं है वो सही नहीं है। इसको आप जम्मू कश्मीर में भी लागू कीजिए। राजौरी पुंछ में एसटी को जो 20% मिला है, क्या जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोई सर्वे करवाया जिस सर्वे की बिना पर वो इस बात को उन्होंने कंक्लूड किया कि राजौरी पुंछ का या एसटी या पहाड़ी कबीला के लोग हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो सरकारी मुलाजमतों में है वो इतनी कम है कि उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। ये मैं कानूनी बात कर रहा हूं। दूसरा, आरबीए का जहां तक ताल्लुक है, क्या जम्मू कश्मीर सरकार के पास कोई सर्वे है जो सर्वे ये बताता हो कि जो बैकवर्ड इलाके जम्मू कश्मीर के वो कौन से हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, किस इलाके को आप बैकवर्ड मानते हैं, किन बुनियादों पर बैकवर्ड मानते हैं। और जब आप जम्मू कश्मीर में ट्रैवल करते हैं, आप जम्मू कश्मीर के देहातों में चले जाते हैं तो आप बैकवर्ड किसे कहेंगे? पानी का प्रबंध है, बिजली का कनेक्शन है, गैस चूल्हा घर पे है कि नहीं है, आमदनी कितनी है, खेती बाड़ी कितने लोग करते हैं, किसे आप बैकवर्ड कहते हैं? बैकवर्ड की बुनियाद क्या है? वो बुनियादें, और उन बुनियादों के ऊपर जब आप परखते हैं तो क्या जिनको आपने आरबीए दिया हुआ है वो आरबीए जस्टिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट एक मजाक बन के रह गया है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर की सरकार, मैंने आपको कहा ना कि जब आप सरकार को कोई बात ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके पास क्या कोई सर्वे है जिस सर्वे की बिना पर आप ये कह सकें कि जिनको आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्ट किया है वो वाकई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से ताल्लुक रखते हैं, जिनको आपने आरबीए में नौकरियां दी हैं क्या वो वाकई उन इलाकों के रहने वाले हैं, जिनको आपने अलग अलग कैटेगरियों में बेनिफिट देकर सरकारी मुलाजमतें दी हैं क्या वो वाकई वो तमाम लोग
उन कैटेगरीज में, मतलब मैं तमाम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप ईडब्ल्यूएस की खास तौर पे बात करेंगे, आरबीए की बात करेंगे, ये वो दो कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज पर सरकार को और ज्यादा सीरियसनेस के साथ सोचना चाहिए। यानी आपने 50% रिजर्वेशन दे दी, 10% ओवर एंड अबाउ कर दिया आपने, फिर आपकी हॉरिजॉन्टल आ गई, फिर जब ये सारा आप मिलाते हैं तो आपकी रिजर्वेशन जो है वो 70% के करीब करीब चली जाती है। तो अब जब ये रिजर्वेशन 70% के करीब करीब जम्मू कश्मीर में जा रही है, तो ये किस बिना पर आपने किया है? आपने जो रिजर्वेशन दिया है प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन दिया है या प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन दिया है, या आपने इस बिना पर दिया है कि कम से कम एडुकेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो इन तमाम लोगों की भी सरकारी मुलाजमतों में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए। तो कम से कम सरकार को इस बात पर और ज्यादा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हालात यहां पहुंच रहे हैं कि जो अब जनरल कैटेगरी के बचे खुचे लोग हैं, उनके पास जम्मू कश्मीर में भी 15% से लेकर 20% तक सीटें हैं, जिन 15 से 20% सीटों के लिए उनको लड़ाई लड़नी है। बाकी 80% ओपन मेरिट में भी रिजर्वेशन वालों रिजर्व कैटेगरीज को जा रहा है, और रिजर्वेशन में तो ऑलरेडी 50% आ ही रहे हैं। तो अगर रिजर्वेशन के कानून को इस तरीके से ब्लैंकेट तरीके से आपने लागू करना है, कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं। अच्छा, अब आप ये भी देखिए, आप एससी एसटी की बात कीजिए, आपने एक जनरेशन को उसका फायदा दे दिया तो बात समझ में आती है, दूसरी जनरेशन को आपने फायदा दे दिया तो भी बात समझ में आती है, लेकिन तीसरी चौथी पांचवी जनरेशन एक अरबपति आदमी है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने उसकी सर्टिफिकेट के ऊपर एसटी लिखा हुआ है और किसी जमाने में वो किसी पहाड़ पर रहता था, आज भी वो एसटी का बेनिफिट एंजॉय कर रहा है। शेड्यूल कास्टों में भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी कास्टें हैं जो बहुत तरक्की कर गई हैं, बहुत आगे निकल गई हैं, लेकिन उनकी 10वीं जनरेशन भी आज जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रही है। अब आरबीए का तो मैंने ऑलरेडी कहा कि आरबीए से बड़ा फ्रॉड जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं। आरबीए कैटेगरी का जो लोगों जिन भी लोगों ने फायदा आज तक लिया है, वो तमाम लोग, उनमें से बेशतर लोगों का अगर आज भी सरकार एनालिसिस करवाए और पता करे कि इन लोगों ने किन स्कूलों से पढ़ा है, किन कॉलेजों किन यूनिवर्सिटियों से इन लोगों ने पढ़ा है, कहां से इन्होंने डिग्री हासिल की है, कैसे उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है, कैसे इन्होंने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई किया है, तो सरकार को चौंका देने वाली चीजें जो सरकार के सामने आएंगी। तो जरूरत है कि जम्मू कश्मीर की सरकार भी रिजर्वेशन को आप एक्सटेंड करें, गरीबों को, कमजोरों को, महकूमों को, मजबूरों को और गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने के लिए, और उन कौमों को जो जिन कौमों के साथ ज्यादतियां हुई हैं उन कौमों को आगे लाने के लिए, तो वो तो हुकूमत का हक है। लेकिन इस आड़ में हुकूमत ये ना करे कि जनरल कैटेगरी का जो बचा खुचा को 20-25% है, उस 20-25% को भी रिड्यूस करके आप 10 या 15% तक कर दें, तो वो जबरदस्त ज्यादती जनरल कैटेगरी के साथ होगी। और मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे लोग इसको नीचे कहेंगे कि नहीं जी कहां 15%, देखो जी 50% है जनरल कैटेगरी, 40% जनरल कैटेगरी के लोग सिलेक्ट होते हैं। आप अपनी एक टीम बिठाएं, उस टीम को पिछले 2 सालों की सिलेक्शन लिस्टें दे दें और उस टीम को यह कहें कि पिछले 2 सालों की सिलेक्शन लिस्टों का एक एनालिसिस करिए, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करिए और मालूम करिए कि कैटेगरी के कितने % लोग ओपन में सिलेक्ट हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जो वो कैटेगरी में सिलेक्ट हुए। 50% कैटेगरी वाला तो साइड पे हो गया, अब बचा 50%। इस 50% में से आप देखिए कि आप जनरल कैटेगरी का शेयर कितना है और रिजर्व कैटेगरीज के जो बच्चे जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हो रहे हैं वो शेयर कितना है। चौंका देने वाली चीजें आपके सामने आएंगी। तो इन तमाम चीजों पर सरकार को गौर खौज करना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है, हुकूमत को इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। और यूं ना कि पटना हाईकोर्ट का ये जो फैसला है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है हक है हुकूमत को वो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इस चैलेंज के चक्कर में इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि जनरल कैटेगरी के बच्चे बहुत कम तादाद में अब जो है सरकारी मुलाजमतों में और सरकारी स्कूलों में और सरकारी कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में अब उनकी एडमिशनें हो रही हैं।